जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर एग्जाम 2024 जियोग्राफी यानी भूगोल की बात करेंगे दोस्तों। पेपर का नाम है सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र की मूल बातें। इंग्लिश में भी देख लेंगे दोस्तों। बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। पेपर कोड है दोस्तों GEO 302 यानी GEO 302। ठीक है दोस्तों, ये क्लास तीसरा है, यूनिट दूसरा है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने कल क्लास कराया था उसमें आपके केवल 15 प्रश्न थे। ठीक है, उसी यूनिट के आज 20 प्रश्न हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरे यूनिट के 20 प्रश्न और है, क्लास तीसरा है। इसके पहले मैंने दोस्तों जो क्लास कराया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, रिमोट सेंसिंग अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ प्रश्न भी आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में हेल्प करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रिमोट सेंसिंग क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, रिमोट सेंसिंग सिग्नल के स्रोत के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिसका उपयोग वस्तु का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग दो मुख्य प्रकार के मौजूद हैं, सक्रिय रिमोट सेंसिंग और निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग। सक्रिय रिमोट सेंसिंग उपकरण उत्सर्जन या प्रकाश के अपने स्रोत से संचालित होते हैं, जबकि निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग उपकरण परावर्तित स्रोत पर निर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो याद रखिएगा, भास्कर मैं। ठीक है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग है भास्कर मैं। नोट्स कुछ आगे भी दिए गए हैं दोस्तों। 1979 में भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर भेजा गया, जो 442 किलो का था। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पहले भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 से कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो याद रखिएगा GSAT-11। इसका वजन कितना है? 5854 किलोग्राम का है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं, तो के कस्तूरी रंगन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है? तो IRS-1। ठीक है, IRS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? भारतीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली। ठीक है, और दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए दो तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइम पूछ सकता है। इस प्रश्न को दो तरह से पूछ सकता है कि भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, या तो ऑप्शन में देगा दोस्तों IRS-1, या तो फिर ये देगा, ठीक है, कार्टोसेट-1। यदि ये ऑप्शन में दिया रहेगा कार्टोसेट-1, तो याद रखिएगा भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह जो है भारत का पहला, वो कार्टोसेट-1 लगाइएगा। यदि ऑप्शन में IRS-1 दिया रहेगा तो ऑप्शन में हम ये लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सिग्नल किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो दोस्तों, सिग्नल सतह के साथ EM तरंगों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, सिग्नल किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों? सतह के साथ EM तरंगों की परस्पर क्रिया से। EM का फुल फॉर्म पूछ लेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा EM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों EM तरंगों से आप क्या समझते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में हेल्प करेगा दोस्तों। तो EM तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो EM तरंगे जो होते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे या EM तरंगे वे तरंगे हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में EM तरंगे दोलनशील चुंबकीय तरंगे और विद्युत क्षेत्रों से बनी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, रिमोट सेंसिंग सिस्टम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संरक्षण का सही क्रम के रूप में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर चारों पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये लिख कर रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी है, रिमोट सेंसिंग में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संरक्षण का सही क्रम है ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा का प्रसारण और सिग्नल का प्रसारण। ठीक है, इसे याद रखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए।
कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों आपसे, क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के वर्गीकरण के सही सेट को इंगित करता है? तो एनालॉग डिजिटल, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर के कामकाज को इंगित करता है? तो दोस्तों वेवलेंथ के प्रति संवेदनशील होता है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रिमोट सेंसिंग में एक चरण का संकेत नहीं देता है? इनमें से चारों में से कौन है दोस्तों जो रिमोट सेंसिंग का संकेत नहीं देता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है रिमोट सेंसिंग में। ठीक है। रिमोट सेंसिंग में दोस्तों ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्जा का परावर्तन होता है, किंतु ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है, यह उसका संकेत नहीं देता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, रिमोट सेंसिंग में इकट्ठा करना शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, छवियां। ठीक है। रिमोट सेंसिंग क्या करता है? छवियां यानी इमेज, फोटो को इकट्ठा करता है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य सीमांक में है? इनमें चारों में से कौन है दोस्तों जिसकी तरंगदैर्ध्य सीमांक में है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 0.03 nm। ठीक है, इसकी तरंगदैर्ध्य सीमांक में है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, दृश्य क्षेत्र में नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सीमा कितनी होती है? तो इसकी सीमा होती है दोस्तों 0.42 से 0.52 माइक्रोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपयोग ईएम तरंगों द्वारा किया जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र का उपयोग ईएम तरंगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ईएम का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया दोस्तों, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ठीक है, ईएम तरंगों को, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ईएम का फुल फॉर्म। ठीक है। 11वां प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपयोग ईएम तरंगों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताया है मैंने। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का उपयोग ईएम तरंगों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन सिद्धांत का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों फैराडे स्कैटरिंग प्रकीर्णन सिद्धांत का वर्गीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई मंच के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों डकोटा। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह को आमतौर पर कितनी ऊंचाई की सीमा पर रखा जाता है? तो इसे 700 से 1500 किलोमीटर, ठीक है, 700 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, जीपीएस का आविष्कार अमेरिका के किस विभाग द्वारा किया गया था? ये मैंने कल भी पढ़ा था दोस्तों, कल वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके उसे भी देख सकते हैं। तो इसका आविष्कार दोस्तों रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, कौन सा टोपोलॉजिकल आदिम इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है नोड। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, जीआईएस, इसको भी मैंने कल पढ़ाया था, कल वाले वीडियो का जो लिंक मैं दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिएगा ज़रूर, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का सर्वर आधारित हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह दोस्तों गूगल नक्शे का उपयोग करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, जीआईएस में रेखापुंज डाटा का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो दोस्तों डाटा मैट्रिक्स करता है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, सटीक स्थिति निर्धारण करने के लिए जीपीएस को कम से कम उपग्रह की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कम से कम 4 उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, अधिकांश LIDAR प्रणाली उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है दोस्तों?
तो 0.9 और 1.55 माइक्रोन तरंग का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों और भी क्लास जो मैंने कराए हैं फर्स्ट पेपर के और सेकेंड पेपर के, दोनों के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप उसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का यूपीएच पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप मैं यूपीएच आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं किस सब्जेक्ट का आपको यूपीएच चाहिए दोस्तों। सब्जेक्टिव टाइप यूपीएच मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।